Yes, we are about to discuss about the wave, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर के अंदर हमने कल स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब स्लोप ऑफ द वेव एंड द वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो वो हमने एक्चुअली देखा था, ठीक है ना। तो you can remember this is the relationship between the particle velocity, the wave velocity and the slope of the graph in case of this wave. Yes. ओके, तो अभी इसमें देखो ठीक से कि हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द वेव वेलोसिटी इनटू द particle velocity vp is equal to the minus of the wave velocity multiplied by slope. ये फॉर्मूला डिराइव किया था और इसको यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल वेव के अंदर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। एज अ एक्सरसाइज आई विल लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन तुमको देता हूं मैं, ठीक है। सपोज कि एक वेव जो है तो वो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, दिस इज सपोज द ओरिजिन and this is x-axis, and suppose the wave is traveling along the positive direction of x-axis, suppose like this. ये एक स्नैपशॉट है वेव का, तो मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स पे ये अलग अलग पार्टिकल्स जो है तो वो इन पोजीशंस पे है, तो ये हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर तुमको पूछा ये जो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए कहाँ पे जा रहा है, whether it is moving up or moving down, क्या कहेंगे? बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में पुट करो फटाफट। Where the particle A is moving, whether it is moving upwards or it's moving downwards, what do you say? Okay, Rutvik is saying the particle is moving upwards. Okay, what about the particle B here? इस पार्टिकल को B बोल दिया और ये B पार्टिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं? Where this particle B is moving? Yes, Pratik saying upwards. Yes, B के बारे में क्या बोल सकते हो? Where this particle B is moving, whether upwards or downwards. Okay, Ankita is saying B is moving downwards. Okay, what about C? If you see here, ये C अगर इसको नाम देते हैं, ये C है suppose, तो C के बारे में क्या बोल सकते हो? Whether it is moving upwards or downwards, क्या कहेंगे? अच्छा ऋत्विक, ये C के बारे में बोला ना तुमने? सर दोनों बी और सी। ओके, बी और सी दोनों के बारे में बोला डाउनवर्ड्स। अच्छा, डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? What can we say about D? Ankita is saying that D is moving upwards. Yes, any more answer? देखो कितना झंझट हो रहा है ना, कितना कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किधर जा रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, कोई अपवर्ड जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। देखो व्हाट इज द बेसिक फैक्ट
टू अंडरस्टैंड हियर, दो चीजों से ये तुम पता कर सकते हो। देखो दो टेक्निक्स है, उसमें से एक टेक्निक मैंने कल बताया था, ये पहचानने के लिए कि कोई भी पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है, ये पता करने के लिए दो टेक्निक्स यूज कर सकते हो। उसमें से एक जो है वो मैंने कल बताया था, टू यूज द रिलेशनशिप बिटवीन वीपी एंड स्लोप। ओके, ये हमने कल ही प्रूव किया था कि वीपी इज इक्वल टू, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, ओके, वीपी स्टैंड्स फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इनटू स्लोप। ओके, ये इक्वेशन यूज करना, ये एक हो गया, ये एक तरीका है जो मैंने कल सिखाया था। इसके अलावा और एक तरीका मैं अभी सिखाता हूँ, देखो ठीक से। अभी सपोज ये वेवफॉर्म जो है वो इस तरह से है, ये अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे वापस निकाल रहा हूँ वो वेवफॉर्म। देखो ठीक से, द सेम वेवफॉर्म इज पुट हियर। ओके, अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये जो पार्टिकल ए है, यहाँ पे एक पार्टिकल बी है, यहाँ पे एक पार्टिकल सी है, और ये पार्टिकल डी है। ठीक है, अभी चारों में से हमको चेक करना है कि कौन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अभी अच्छा, सबसे पहले ये चेक पता करो कि वेव कहाँ पे जा रहा है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेव किस तरफ भाग रहा है। तो ऑब्वियसली कहना पड़ेगा हमको, वेव इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो पता है सबको, ये तो बिल्कुल क्लियर है। चलो ठीक है, अगर वेव आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्रेस्ट जो है, ये क्रेस्ट जो है, क्रेस्ट, this crest will just move in the forward direction, trough will also move in the forward direction, this crest will also move in the forward direction, and this trough will also move in the forward direction. That means this same waveform will just get projected in the forward direction. That means the after a small time t, एक छोटे टाइम इंटरवल के बाद वेवफॉर्म पता है कैसे होगा, ये देखो ऐसा होगा। तो उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरह से। This will be the waveform which will appear after a small time interval t, we can see. तो इस t टाइम के बाद ये वेवफॉर्म हमको इस तरह से दिखाई देगा। ये तो समझ सकते हो, क्योंकि वेव ही, पूरा वेव ही आगे जा रहा है ना। अब जब वेव आगे जा रहा है तो जरूर हर एक क्रस्ट को भी आगे जाना पड़ेगा, जरूर हर एक ट्रफ को भी आगे जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि as soon as the wave proceeds further, we can see every crest or every trough will be projected in the forward direction. इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट वेवफॉर्म है, ठीक है ना। ये सपोज टी डैश इतने टाइम के अंदर, इंटरवल के अंदर का वेवफॉर्म है, और ये जो है पहला वाला वो टी इतने टाइम इंस्टेंट का वेवफॉर्म है। ठीक है, तो देखो ये क्रस्ट जो है वो यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये ट्रफ यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये इधर भी क्रस्ट जो है वो पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया, ये क्रस्ट ट्रफ यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ये चारों जो है वो पॉइंट्स आगे बढ़ गए। अभी ये सोचो, इफ यू जस्ट केयरफुली थिंक अबाउट दिस पार्टिकल एट ए हियर, okay, so if you just extend this waveform in the downward direction like this here, क्योंकि वेवफॉर्म तो कंटिन्यूस होगा ना, वो थोड़ी ब्रेक होने वाला है वेवफॉर्म। तो ये देखो वेवफॉर्म यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल ए जो है इट हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर। अभी पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है ना ए, तो वो तो वर्टिकली ऊपर नीचे परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेशंस। तो इसका मतलब पार्टिकल ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक नीचे चला गया। तो वेयर इट शुड बी मूविंग, किस तरफ मूव कर रहा था वो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। देखो किन किन ने आंसर जो अपवर्ड डायरेक्शन बताया वो रॉन्ग हो गया, देखो ठीक से। अभी वापस अगर बी के बारे में बात करते हैं तो बी कैन बी ऑब्जर्व्ड टू बी मूविंग अपवर्ड्स आफ्टर टाइम टी डैश, द पार्टिकल एट बी विल बी रीच्ड एट दिस पॉइंट हियर। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब जरूर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तब तो यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं, जरूर। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पार्टिकल इज बी इज मूविंग अपवर्ड्स। सो जिन्होंने अपवर्ड्स आंसर बताया बी के बारे में वो करेक्ट है, ओके। डाउनवर्ड जिन्होंने बताया वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग हो गया वो। समझा कैसे? यस। अभी सी के बारे में अगर बात करते हैं, सी किधर जा रहा है, सी हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन द सेम टाइम टी डैश, टी डैश माइनस टी। तो देखो क्योंकि सी जो है वो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाके ही तो यहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं, जरूर यहाँ पे पहुंचना है उसको। ठीक है, जब तक पॉइंट बी यहाँ पे पहुंचेगा
तब तक पार्टिकल सी जो है वो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, उसके लिए उसको जरूर ऊपर ही जाना पड़ेगा, बिल्कुल। और अगर हम डी के बारे में बात करते हैं तो देखो क्या होगा, दिस डी हियर, अगर डी यहाँ पे है, एक्चुअली वो डी यहाँ पे है। So after time interval t here, the particle at d will just नहीं sorry, अगर यहाँ पे वो है तो फिर आफ्टर टाइम t the particle at d will get depressed here and this particle will just move in a downward direction. So particle d जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो देखो पार्टिकल d will be moving in the downward direction, even all the particles at this point here will be moving in the downward direction only. अच्छा, और ये जो है वो हम इस इक्वेशन से कैसे पता कर सकते हैं, vp is equal to minus of v into slope, इससे कैसे पता कर सकते हैं, देखो if we draw a tangent at point a here, तो इस पॉइंट a का जो टेंजेंट है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो इंक्रीजिंग टेंजेंट का मतलब क्या होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव होने से और ये माइनस साइन की वजह से क्या होगा, उसके लिए वीपी नेगेटिव आएगा। तो ए पार्टिकल क्या है, वीपी नेगेटिव है, और जबकि वीपी नेगेटिव है, पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ओरिजिन की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, इसलिए पार्टिकल ए इज ट्रेवलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो पता चल गया हमको, नो डाउट। अभी बी के बारे में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, दैट नेगेटिव साइन ऑफ स्लोप विल मेक दिस माइनस साइन कंबाइन विद टुगेदर, सो दैट दिस वीपी विल बिकम पॉजिटिव फॉर बी ओनली। बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बी का वीपी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बी का वीपी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है इट इज गोइंग टू बी मूविंग अपवर्ड्स बिकॉज इट्स वीपी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब पार्टिकल का वेलोसिटी होता है तब वो ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। व्हाट कैन वी से अबाउट पॉइंट सी हियर, सी के ऊपर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा कि नहीं, स्लोप नेगेटिव मतलब ये माइनस ऑफ माइनस प्लस, सो वीपी पॉजिटिव, और वीपी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वीपी पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये जो है उसका जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। देखो पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, नो डाउट। एंड डी के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो फिर से एक बार, तो उसका स्लोप तो पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो उससे वीपी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड वीपी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, वीपी नेगेटिव आने का मतलब होता है the particle is moving in the downward direction, so that's why the particle d is also moving in the downward direction, which is correct actually. So in this way we can find out the डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। अभी मुझे बताओ इस ई के बारे में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ई है सपोज पार्टिकल, ओके, ई के बारे में क्या बोलेंगे, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अभी गलती गलती मत करो बिल्कुल, सीधा देखो, टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव मतलब पार्टिकल नेगेटिव, मतलब नीचे मूव कर रहा है वो। यहाँ पे अगर ई एफ एफ अगर बोल देंगे तो इस एफ के बारे में क्या बोल सकते हैं, देखो टेंजेंट नेगेटिव, तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव मतलब क्या, पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव, सो इट्स मूविंग अपवर्ड्स, समझा ठीक से। इस जी पार्टिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये जी पार्टिकल है सपोज, टेंजेंट अगेन इज नेगेटिव, एंड टेंजेंट नेगेटिव का मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव, सॉरी स्लोप नेगेटिव का मतलब वीपी पॉजिटिव, और वीपी पॉजिटिव का मतलब वो ऊपर जा रहा है। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पार्टिकल्स जो है ना वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के सारे पार्टिकल्स, मतलब ये एक ट्रफ से क्रस्ट के तक के सारे पार्टिकल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो ठीक से, मतलब हम इस पूरे सिस्टम को अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखो ठीक से, इफ सपोज वी हैव दिस वेव फॉर्म, ओके, ये वेव फॉर्म है, अभी इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे। ये देखो ये वाला एक पार्ट, ठीक है, अभी दूसरा पार्ट जो है वो मैं थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये दूसरा पार्ट हो गया, देखो दिख रहा है ठीक से, तो ये पेन से यूज करता हूँ। देखो वापिस
यहाँ से यहाँ तक, ओके, वापस फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक। करेक्ट है। देखो इस तरह से पार्ट्स बना सकते हैं आराम से। तो इन शॉर्ट कहने की बात क्या है कि ऑल द पार्टिकल्स विच आर इन द व्हाइट कलर, ओके, व्हाइट कलर में जो पार्टिकल्स शेड किए हुए हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस? एंड ऑल द पार्टिकल्स विच आर शेडेड बाय दिस रेड कलर will have their tangents negative at every point here। करेक्ट है, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा चारों तरफ, हर पार्टिकल पे। इसलिए ये सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, मतलब these particles are traveling in upward direction, okay, and tangent का स्लोप इधर पॉजिटिव, मतलब particles are traveling in the downward direction। So all the particles which are colored by white color will be traveling in the downward direction। चेक करो। और ये जो पार्टिकल्स रेड कलर से शेड किए हैं, वो पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ये देखो, वापस जैसे ही व्हाइट कलर चालू हो गया तो पार्टिकल्स विल बी मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वंस अगेन इन दिस वे। एंड जैसे ही ये रेड कलर चालू हो गया तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे। सो ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर शेडेड बाय दिस रेड कलर will be traveling in the upward direction, whereas all the particles which are shaded by this white color will be traveling in the downward direction। अभी कोई कंफ्यूजन की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि नहीं? क्योंकि इसके आगे का जो पोर्शन है, तो 1-2 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे वेव का वेव फॉर्म कैसे बनता है, तो वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, सपोज येलो कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ नेक्स्ट वाला वेव फॉर्म, जस्ट एक टाइम इंटरवल के बाद का वेव फॉर्म। ये देखो इस तरह से, ऐसा होगा कि नहीं? तो देखो किस तरह से ये पार्टिकल जो है वो नीचे जाके तो यहाँ पे आ गया, इवन यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन होगा जरूर, बिल्कुल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पार्टिकल सारे यहाँ पे नीचे आने की वजह से तो यहाँ पे बैठ गए, और ये सारे पार्टिकल्स जो है ये रेड कलर वाले, वो ऊपर जाने की वजह से तो यहाँ पे येलो कलर के ऊपर आ गए, बिल्कुल। वापस यहाँ पे व्हाइट कलर वाले जो पार्टिकल्स है, तो वो नीचे जाने की वजह से तो यहाँ पे येलो कलर पे आ जाएंगे जरूर। और सेम वैसे ही रेड कलर के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर जाने की वजह से तो यहाँ पे व्हाइट कलर पे आ जाएंगे, येलो कलर पे आ जाएंगे, एंड सो ऑन लाइक दैट वी कैन सी क्लियरली। समझा ठीक से? ठीक है, तो ये बात याद रखो ठीक से। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक फैक्ट which you have to understand and keep it in mind। Okay, now we'll just have this simplified further। अब यहाँ पे इसमें देखो हमने एक डिफरेंशिएशन किया था, याद होगा आपको, हमने सिंगल डेरिवेटिव निकाला था, करेक्ट है। इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव हियर, सो अगर हम यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं हर एक इक्वेशन को, इवन इक्वेशन ऑफ ये जो dy बाई dt जो है उसका भी हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, और dy बाई dx जो है उसको भी हमको एक बार फिर से डेरिवेटिव निकालना है। एंड we'll have to obtain the differential equation of this wave। every wave has its differential equation, which is just I have talked about last time। it's very powerful equation here। so if we just differentiate this once again, तो dy by dt को और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, keeping obviously x as constant, so we can call it as d square y by dt square। okay, so what is d square y by dt square? so इसका फिर से डेरिवेटिव निकालो, तो a omega is going to be a constant, can be taken out, and cos omega t minus kx का डेरिवेटिव क्या बचेगा? so it will be minus sin omega t minus kx, and that is to be multiplied with the derivative of this omega t minus kx itself, which is actually omega, because we are differentiating by t, so it will be omega here simply, and hence we can write it as, तो देखो d square y by dt square क्या बन गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, अभी ऐसा करो, ये जो इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, dy बाय dx वाला, ये जो dy बाय dx वाला इक्वेशन है, इसको भी डिफरेंशिएट करो। जस्ट डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, बट लेकिन इसको हमको x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सो इफ यू डू दैट वी कैन गेट d square y by dx square। okay, d square y by dx square, where ak is a constant
and hence can be taken out. So minus ak is taken out, and cos of omega t minus kx का डेरिवेटिव क्या होगा? It will be minus of sin omega t minus kx, but omega t minus kx का डेरिवेटिव सेपरेट निकाल के मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ओमेगा t माइनस के x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमको माइनस k मिल जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट दिस 3 माइनस साइंस विल जस्ट मेक दिस नेगेटिव ओनली, एक ही माइनस साइन बचेगा यहाँ पे. तो फाइनली हमको डी स्क्वायर एक्स बाय वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर क्या बच रहा है? a इंटू के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. करेक्ट है? And now if we just take the ratio of these also, तो यहाँ पे अगर हमने d square y by dt square upon d square y by dx square ये रेशियो अगर दिया तो ये रेशियो क्या बनेगा लिमिट से? सो इट विल एक्चुअली बिकम, अब देखो इसमें ये पूरा जो है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस पूरे के साथ, तो इसमें से क्या होगा लिमिट से? a तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, sin omega t minus kx and sin omega t minus kx will also get cancelled, and what we are simply left with is omega square upon k square. Correct है? Which is nothing but omega by k का whole square. And as we have seen last time that v is equal to क्या होता है? n lambda होता है, बराबर? तो इसको अगर 2 pi से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है हमको? 2 pi n becomes omega, and lambda by 2 pi actually becomes 1 upon omega, 1 upon k, and hence we can say this will be 1 omega by k. So v is equal to omega by k होता है, तो इसको फिर हम v square भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर. And once we write this as v square, then now we can just take this d square y by dx square in that side so as to multiply it here, and keep this d square y by dt square in this side only, and here itself we are going to get this differential equation. So what is the differential equation of a wave? D square y by dt square is equal to v square into d square y by dx square. Remember, this is the differential equation of a wave, and this differential equation is satisfied by all type of waves. Even electromagnetic waves also satisfy this relationship, remember. So and v square can also be written as omega square by k square at any time. अगर हमको चाहिए तो v square को हम omega square by k square भी लिख सकते हैं, no problem. And once we write it as it is, then we can get this d square y by dt square is equal to omega square by k square into d square y by dt square, sorry dx square. Okay, so this is also called as the differential equation of linear SHM, sorry wave, simple harmonic progressive wave. Okay, and if we just try to solve this equation, then we get the equation which we already have discussed about. So y is equal to a sin omega t minus kx. This happens to be one of the solutions of that differential equation, or we can also take it as y is equal to a sin, sorry a cos भी हो सकता है वहां पे, तो a cos omega t minus kx. This actually happens to be the equation of motion. अभी वापस इसमें हमको समझने की जरूरत है कि in general we can write this equation as a sin omega t minus kx plus alpha, where alpha stands for the initial particle का initial phase. याद रखो ठीक से, alpha stands for, अभी देखो हमने जो है जब ये इक्वेशन बनाया था तो ये एज्यूम किया था कि जो इनिशियल वाला पार्टिकल है, सोर्स वाला पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा SHM, बराबर. इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है कि इनिशियल वाला जो पार्टिकल है वो अगर यहाँ पे π/6 इतने फेज से अगर स्टार्ट करता है, π/6 इतने फेज से अगर स्टार्ट करता है, तो पूरे वेव का ही जो इक्वेशन है वो कुछ और होगा इस तरह से, एंड ग्राफ भी कुछ और ही ऐसा अलग ही होगा इस तरह से, बिकॉज द पार्टिकल हैज ऑलरेडी डन डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग टू π/6 रेडियन फेज इनिशियली व्हेन टाइम t equal to 0.
तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो उस समय इस इनिशियल वाले पार्टिकल का जो फेज है वो ऑलरेडी π/6 था। तो उस केस में फिर इस वेव का इक्वेशन कैसा बनेगा, तो वो बनेगा a y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस π/6. Here π/6 is nothing but the initial phase of the particle source, we can say. ये जो पार्टिकल है ना यहाँ पे, ये जो जहाँ से वेव स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं. सो रिमेंबर व्हाट इज दिस अल्फा कॉल्ड, इट इज द इनिशियल फेज ऑफ द सोर्स. okay, initial phase of the source, or we can also call it as a epoch of source. सोर्स का जो इपोक है तो वो यहाँ पे हमको मिलता है एज अल्फा. सो दिस अल्फा इज नथिंग बट द इपोक ऑफ सोर्स. ये अल्फा जो है वो एक्चुअली नॉर्मल एसएचएम के इक्वेशन में क्या था, सिंपली इपो था और इनिशियल फेज था. लेकिन वेव के इक्वेशन में ये अल्फा का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज द इपो ऑफ सोर्स और इपो ऑफ और इनिशियल फेज ऑफ द सोर्स. ये याद रखो ठीक से. And accordingly, if this π/6 or if this alpha becomes actually π/2, then we can write this equation as y is equal to a sin omega t minus kx plus π/2. And since it is π/2, and we know already that sin of theta plus π/2 equal to क्या होता है, वो बनता है cos theta. करेक्ट है. तो इसको यूज करके हमको यहाँ पे मिलेगा y is equal to a cos ओमेगा टी माइनस kx. करेक्ट है. तो यहाँ पे π/2 हट जाएगा और यहाँ पे साइन के बदले क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा. करेक्ट है. एंड इफ वी see this equation here, then this equation means that the wave will be traveling in the positive direction of x-axis, but the source will start from extreme point like this. okay, यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा. बिल्कुल, सोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट. in that case the equation of the wave will be expressed like this, here in this way. And similarly, if suppose we have the equation of wave expressed like y is equal to minus a sin omega t minus kx, then in that case the source will start from mean position only, but it will move in a downward direction first. That means it is just reflection of this waveform here. And in the same way here, if we just consider the equation of wave to be like this, y is equal to minus a cos omega t minus kx. So in that case we can understand that this will be the equation of a wave where the source actually start from extreme left bottom extreme position. यहाँ से वो source start करेगा और इस तरह से vary करेगा. ठीक है. तो इस तरह से it is just opposite of this here. तो यहाँ पे ये cos वाला है तो उसका ये रिफ्लेक्शन मतलब ये माइनस कॉस वाला हो जाता है. कॉस वाला और माइनस कॉस वाला एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस हुआ करते हैं. तो याद रखो ठीक से. So we have to understand this. Okay, and accordingly the phase difference मतलब इनिशियल फेज जो है वो जैसे यहाँ पे π/2 है, तो इस केस में कितना होगा, वो इसको हम लिख सकते हैं फेज डिफरेंस विल बी एक्चुअली पाई. इनिशियल फेज विल बी पाई. Here in this case the initial phase can be supposed to be 3π/2 like this. ठीक है. तो इस तरह से हमको इनिशियल फेज के हिसाब से ये इक्वेशन मिलता है और उसके हिसाब से ग्राफ भी मिलता है. ये बात याद रखो. And if suppose the whole wave itself is moving in the negative direction of x-axis, suppose ये x-axis y-axis है और वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis पे नहीं बल्कि वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बट मूविंग इन द डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. ऐसे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये वेव जा रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा हमको. सो इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू a sin omega t plus kx. Remember this plus sign here. Whenever this plus sign comes out to be here with as a coefficient of x, तो इस x के कोएफिशिएंट को जब भी प्लस साइन मिलता है तो इसका मतलब वेव इज गोइंग टू बी ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस in this way here. And one more thing is that this equation of wave can also be written in this way. तो अगर a sin omega t minus kx ये तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है नो डाउट, बट इफ वी टेक दिस ओमेगा कॉमन then what can we say. अगर ओमेगा को बाहर लिया
तो अंदर में क्या बचेगा, t minus k by omega into x ऐसे बचेगा. But as we know that omega by k is nothing but v. So if we just introduce it here in this equation, then we can write this y is equal to a sine omega in bracket t minus x upon v. So that means this is also again another important equation for the wave. And also if we take this k common from this bracket here, then we can be able to get this y is equal to a sine k common लिया तो अंदर में क्या बचेगा, omega by k into t minus x, right? And as we know that this omega by k means v, so we can get that y is equal to a sine k into bracket में क्या आएगा, vt minus x. Remember, this is again another equation for the equation of wave. Remember, and also we can just express it in terms of the period and wavelength also. So if you want to express it in terms of the period and wavelength, then this equation can be just modified slightly. So y becomes actually equal to a sine, अब यहाँ पे ओमेगा के बदले हम रख सकते हैं 2 pi by capital T into small t as it is minus k के बदले हम लिख सकते हैं 2 pi by lambda into small x as it is. And if we take 2 pi common, then we can get y is equal to a sine 2 pi in bracket it will be capital small t upon capital T minus x upon lambda, correct hai? And then we can just put this 1 upon t as n, that is a frequency, and express this equation as y is equal to a sine 2 pi in bracket nt minus x by lambda. This is again another important equation for the wave here in this way. तो ये सब अलग अलग इक्वेशंस है वेव के, याद रखो इन सबको ठीक से. ओके चलो ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस. ओके, इफ वी हैव अ वेव and the equation of wave is given by a sine omega t minus kx, then phase of this wave can be supposed to be this factor bracket inside this sign here. So ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसको बोलते हैं फेज. ओके, फेज ऑफ एनी पार्टिकल at any instant. Okay, it depends on two things. One is the instant and the other is the location. Phase depends on two things. One is the time instant and other is the location. तो मतलब अभी देखो यहाँ पे ठीक से, अगर सपोज ये एक वेव है तो इस वेव के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर अगर फोकस करते हैं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस पार्टिकल ए हियर, ठीक है, इस पार्टिकल ए के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो इस ए पार्टिकल का जो फेज है तो वो फेज टाइम टू टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे हम इस पार्टिकल के ऊपर फोकस करना चालू किया तो उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो x वो कांस्टेंट बन गया, x becomes constant, and since x becomes constant its phase will depend only on time, करेक्ट है. जैसे वो टाइम आगे बढ़ेगा तो उसका फेज जो है वो बढ़ता जाएगा. तो इस तरह से कभी ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा फिर नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, and so on like that its phase will go on increasing. If we focus on the time instant, suppose t1, okay, t1, and suppose if we observe the particle, same particle after time t2, okay, तो t1 पे उसका फेज कितना था तो उसको हम बोलेंगे phi1, which is actually going to be omega t1 minus kx, correct है. And what is the phase of this particle at time instant t2? It will be actually phi2, which is going to be omega t2 minus kx, right? And if you want to find out the phase difference, which is denoted by delta phi here, delta phi stands for phase difference, which will be actually kx will get cancelled when we subtract these two equations, and we can take omega common and we'll be left with t2 minus t1 as the formula for phase difference. Remember, this is the formula for phase difference, and this can also be expressed as, क्योंकि ओमेगा मतलब क्या होता है हमको पता है 2 pi by t होता है कि नहीं, तो अगर इसको 2 pi by t लिख देंगे तो 2 pi by t multiplied by t2 minus t1, this will actually be the formula for phase difference of a single particle
between the two time instants, that is t1 and t2. समझा क्या ठीक से? अभी मुझे बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको पूछता हूँ, अगर किसी पार्टिकल का पीरियड अगर 12 है, ओके, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन 4th second, after the 4th second and suppose 6 seconds, ओके, 4th second and 6 seconds, इन दोनों के बीच में उसका फेज डिफरेंस कितना होगा? निकाल सकते हो आराम से? निकालो जल्दी यहाँ से. यस, we can do it very easily. Put it in the pi chat by box 3. fast. Yes, pi by 3. very good, very good. समझा कैसे किया? So simply हमको पीरियड पता है उसका, तो 2 pi by 12 should be multiplied with 6 minus 4. That's it. And if we just do it here, then we can get this 2 pi into 2 divided by 12, which gives us 2 2s are 4, 4 3s are 12, and hence we can get this pi by 3, matlab 60 degree. This will actually be the phase difference between the two instants of a same particle between time instants 4 and 6 seconds, whose period is going to be 12. Okay, and no doubt, if instead of the period, if omega is given directly, अगर तुमको ओमेगा दिया हुआ है, सपोज 3 पाई दिया हुआ है ओमेगा, तो क्या तुम निकाल सकते हो फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंट्स t1 is equal to 1/12 and t2 is equal to 1/6 seconds? Check. मतलब 1/12 seconds and 1/6 seconds, इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच में इस पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकालेंगे? सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, ये भी तो फॉर्मूला है कि नहीं हमारे पास रेडीमेड, देखो इधर, ओमेगा इंटू t2 minus t1, that is we have to use here. So delta phi will actually be equal to 3 pi into bracket, here it is 1/12, sorry 1/6 minus 1/12, which actually happens to be 1/12 only. So 3 pi into 1/12, how much it is? So it's pi by 4. That means it is going to be 45 degree. This is actually going to be the phase difference. समझ में आया ठीक से? So phase difference is caused due to time. Okay, one thing is that the phase difference is caused due to time, and the second thing is that, okay, चलो अभी देखो, यहाँ पे हम दो पार्टिकल्स के ऊपर फोकस करेंगे. अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, याद है ना? एक ही पार्टिकल के ऊपर हमने फोकस किया था और उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया था, और दो अलग अलग इंस्टेंट्स पे उसका हमने फेज निकाल के दिखाया, और वो हमको इस तरह से मिला, जो कि ओमेगा इंटू t2 माइनस t1, नो डाउट. बट अभी हम क्या करेंगे, देखो ठीक से, इफ वी ट्राई टू फोकस ऑन द टू डिफरेंट पार्टिकल्स एट अ टाइम, मतलब हमको सपोज दो पार्टिकल्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, एक पार्टिकल बोलते हैं p और दूसरा पार्टिकल हम बोल देंगे q. ओके, ये सपोज p जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से x1 इतने डिस्टेंस पे है, ओके, और जो q पार्टिकल है वो ओरिजिन से मान लो कि x2 इतने डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो अभी अगर सपोज ये दोनों पार्टिकल्स का अगर हम एक ही इंस्टेंट पे अगर फोटोग्राफ निकालेंगे, टाइम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट हियर इन दिस केस. समझा क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स एट द सेम टाइम, एंड सपोज वी फाइंड दैट द पार्टिकल p इज एट सम पॉइंट हियर, ऑसिलेशन करने के टाइम वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, इधर किधर तो भी, और पार्टिकल q जो है वो सपोज किधर तो भी यहाँ पे है. ठीक है, उस इंस्टेंट पे, टाइम t इंस्टेंट पे, suppose for example the waveform is like this, and because of that this particle is p is at this point here and point q is at this point here. Okay, so in that case how will you get the phase difference between these two particles? So उसके लिए हमको यही equations use करने होंगे फिर से एक बार. So phi1 can be written to be equal to omega t minus kx1, right, and phi2 can be actually written to be equal to omega t minus kx2. Okay, and here then we can get this phi2 minus phi1. In fact it should be phi1 minus phi2. Why? Because this particle p is going to be ahead in the phase. ये particle जो है उसका phase ज्यादा रहने वाला है, ahead उसको बोलते हैं, और उसको हम बोल सकते हैं this particle p is going to lead. Okay, lead, and the particle q is going to be lag. Okay, lag behind in the phase. तो फेज में पीछे कौन है? Q है, और लीडर कौन है?
P है, तो इसलिए फेज किसका ज्यादा होना चाहिए, P का ज्यादा होना चाहिए, Q का फेज कम होना चाहिए। वैसे भी देखो वेव जो है, तो wave is going to move from left to right, right? So since wave is moving from left to right, it will reach at point P first, and then it will reach at point Q here, and then will move further. That means the particle P will start its vibration initially, and then the particle Q will start its vibrations, and that's why the particle Q will just lag behind in phase, and that's why the phase of particle P is going to be greater than the phase of particle Q here. And if we just subtract these two equations, then अब इन दोनों को अगर subtract करते हो तो क्या होगा, ये माइनस साइन ये प्लस साइन, तो इससे यहाँ पे ये जो प्लस माइनस है वो तो चलो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या मिलेगा हमको, देखो ठीक से, so we can say this will be, so phi 1 minus phi 2 will actually be kx2 minus kx1, ओके, ये 1 है और ये 2 है, दिख रहा है ठीक से, ये 2 है और ये 1 है, yes. So we can say that this delta phi means the phase difference between the two particles which are located at the two distances x1 and x2 from the mean position or origin here is actually going to be k into x2 minus x1. And here we can see clearly that this phase difference happens to be actually equal to, तो phase difference को मैं ऐसे लिख सकते हैं, k का वैल्यू क्या होता है पता है, तो 2 pi by lambda होता है, right? So if we just write it as 2 pi by lambda, then it will be multiplied with x2 minus x1, and this will give us the phase difference between the two particles which are located at the two distances, that is x1 and x2, like this. And here we can see that this is the phase difference, and this x2 minus x1 is going to be the straight distance between these two particles. We can call it as either delta x, okay, तो उसको path difference भी बोल सकते हैं, इस delta x को क्या बोलते हैं, path difference, remember, path difference. And hence we can say that the phase difference is actually equal to 2 pi by lambda into path difference, correct है, remember this correctly, the phase difference is going to be actually equal to 2 pi by lambda into path difference. Or we can also write this inverse, उल्टा भी लिख सकते हैं, देखो एक सेकंड, तो path difference is actually going to be lambda by 2 pi into phase difference. ये भी उसका ही एक अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, ठीक है. So path difference अगर दिया है तो we should be able to find out the phase difference, or if phase difference is given here, then we should be able to find out the path difference, no problem. So कोई भी एक दिया है तो दूसरा हमको निकालने आना चाहिए. अभी ये फॉर्मूला सामने रख के मुझे बताओ, अगर जिस पार्टिकल का वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उस वेवलेंथ पे दो पार्टिकल्स जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रहेंगे, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ. तो डेल्टा एक्स डायरेक्ट दिया है तुमको, डेल्टा एक्स मतलब ये x2 माइनस x1 है, तो दो पार्टिकल्स जो 25 डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा. Just put the values here and get it as, देखो 2 pi by lambda as it is, okay, 2 pi by lambda as it is, and what is lambda here, 100, right? So 2 pi by 100, and that is multiplied by delta x. What is delta x? It is going to be 25, correct? So इससे हमको ये मिलता है, simply it will be 25 fours, and 2 pi by 4 मतलब ही pi by 2 हो गया वो, that's it. So pi by 2 मतलब कितना हो गया, 90 degree. This actually becomes the phase difference between the two particles which are separated by a distance of 25 centimeter in a wave whose wavelength is going to be 100 centimeter, like this. ठीक है, ये बताइए समझ में ठीक से सबको. चलो ठीक है, so let just be revised, ठीक है, ये रिवाइज करके रखो ठीक से, so that we can discuss this tomorrow. तो कल के लेक्चर में हमको फेज डिफरेंस और ये जो पाथ डिफरेंस है उनको यूज करके इंटरफेरेंस के अंदर उसका क्या फायदा होता है वो डिस्कस करना है. ओके.